हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार GKGS क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको SK झा सर की इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने आपकी एक क्लास करवा दिया है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की। आज हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 2, जिसमें हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट 594 इंटू 841 के बाद कौन सा साइज़ होता है? तो इसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 841 का आधा कितना होता है? 420 होता है और 594 वहीं पे आ जाता है। तो 594 इंटू 841 के बाद का साइज़ जो होगा वो होगा 420 इंटू 594। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्यतः निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग वृत्त बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों, वृत्त बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कंपास का उपयोग करते हैं। कंपास का प्रयोग वृत्त बनाने में किया जाता है। कंपास कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है कंपास। एक होता है बड़ा कंपास और एक होता है कौन सा? छोटा कंपास। छोटी कंपास से 25 से 50 mm व्यास के वृत्त हम खींच सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे नर्म पेंसिल कौन सी है? तो सबसे नर्म पेंसिल होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7B। 7B जो है ये सबसे नर्म पेंसिल है। सबसे नर्म पेंसिल की बात करें तो ये 7B होता है। सबसे कठोर होती है 9H। पेंसिल जितना हार्ड होगा उतना हल्का लिखता है और पेंसिल जितना हार्ड होगा उतना हल्का लिखता है और पेंसिल जितना नर्म होगा उतना ही क्या लिखेगा? गहरा लिखेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो सेट स्क्वायर के मदद से कोण बनाई गई है, तब आपको P का मान ज्ञात करना है। हमको ये जो है P का मान हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 105 डिग्री हो जाएगा। 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चित्र में P का मान जो होगा वो 105 डिग्री होगा। ए सेट स्क्वायर में 2 सेट होता है। ठीक है, सेट स्क्वायर में कितने सेट होते हैं? 2 सेट होते हैं। पहला जिसका कोण क्या होता है? 30, 60 और 90। कितना होता है? 30, 60 और 90। और दूसरा जिसका कोण क्या होता है? 45, 45 और 90 होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। 4H 5H डैश 9H की पेंसिल होती है। तो दोस्तों, ये होती है कठोर पेंसिल। 4H से लेकर 9H की पेंसिल जो होती है ये कौन सी पेंसिल होती है? कठोर पेंसिल होती है। 3H 2H H HB और B ये मध्यम पेंसिल होती है। 2B से लेकर 7B तक की पेंसिल नर्म पेंसिल होती है और 9H क्या होती है? सबसे हार्ड पेंसिल होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेंसिल में H का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, पेंसिल में H का मतलब होता है हार्डनेस। क्या होता है? हार्डनेस होता है H का मतलब। और पेंसिल में B का मतलब होता है क्या है? ब्लैकनेस। क्या होता है? ब्लैकनेस होता है। पेंसिल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कठोर पेंसिल, मध्यम पेंसिल और नर्म पेंसिल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस भाग का टी स्क्वायर से संबंध नहीं है? तो दोस्तों, टी स्क्वायर से संबंध किसका नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एबोनी का। कार्यकारी एज भी होती है टी स्क्वायर में, ब्लेड भी होता है, हेड भी होता है, लेकिन एबोनी की नहीं होता है। ठीक है, एबोनी टी स्क्वायर से संबंधित नहीं है। टी स्क्वायर में 2 भाग होता है, एक तो होता है ब्लेड और दूसरा होता है हेड। टी स्क्वायर किसके कितने डिग्री पर सेट किया जाता है? तो 90 डिग्री पर सेट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए टी स्क्वायर का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई जो होती है ये कितनी होती है? ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है। कितनी होती है? ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है टी स्क्वायर की लंबाई। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री का कोण जो है सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। सेट स्क्वायर के द्वारा 50 डिग्री का कोण नहीं बनाया जा सकता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 15 डिग्री के गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं। सेट स्क्वायर में पहला कोण 30 डिग्री, दूसरा 60 और तीसरा कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चांद या प्रोटेक्टर किस आकार का होता है? तो दोस्तों, चांद या प्रोटेक्टर जो है ये वृत्ताकार भी हो सकता है और अर्धवृत्ताकार भी हो सकता है। ठीक है, 0 से 180 डिग्री तक के कोण सुगमतापूर्वक मापे हुए बनाए जा सकते हैं। किसके द्वारा? चांद के द्वारा। चांद अर्धवृत्ताकार रूप में सेल्यूलाइड नामक प्लास्टिक के पारदर्शक शीट से तैयार किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ISI के अनुसार T2 स्क्वायर का मानक आकार क्या है? तो दोस्तों, ISI के अनुसार T2 स्क्वायर का मानक आकार जो होता है ये होता है 700। कितना होता है? 700 होता है। 1500 किसका होता है? T0 का होता है। 1000 किसका होता है? T1 का होता है। और 700 किसका होता है? T2 का होता है। और T3 का कितना होता है? 500 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों छोटी वस्तु को बड़ा करने के लिए हम किसका पैमाना उपयोग करते हैं? तो ये वृद्धि कारक पैमाना या फिर विस्तारक पैमाना का हम उपयोग करते हैं छोटी वस्तु को बड़ा करने में। जैसे कुछ वस्तुएं इतनी छोटी होती कि उनकी ड्राइंग पूर्ण आकार में बनाना संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में बड़े आकार में पैमाना बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विस्तारक पैमाने के निरूपक भिन्न को कहा जाता है? तो विस्तारक पैमाने के निरूपक भिन्न को कहा जाता है x/1। क्या कहा जाता है? x/1 कहा जाता है विस्तारक पैमाने के निरूपक भिन्न को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़ी मशीनों की ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है? तो बड़ी मशीनों की ड्राइंग जो है ये हम लोग विस्तारक वृद्धि कारक पैमाने से बनाते हैं। ठीक है, विस्तारक पैमाने में का निरूपक भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। निरूपक भिन्न के हर का मान हमेशा एक होता है। निरूपक भिन्न के हर का मान क्या होता है? हमेशा एक होता है। यदि किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई 30 mm है तो ड्राइंग पर 10 mm दर्शाया जाए, यही निरूपक भिन्न है। मतलब 30/10 3:1, अतः ड्राइंग का पैमाना क्या होगा? 3:1 होगा। लघुकरण पैमाने का निरूपक अंश क्या होता है? तो लघुकरण पैमाने का निरूपक अंश होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। लघुकरण पैमाने का निरूपण अंश 1 होता है। बड़ी मशीन की ड्राइंग लघुकर पैमाने पर बनाई जाती है। ठीक है, वृद्धिकर, इसे 1/x के रूप में लिखा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोमीटर बराबर खाली डेस होता है? तो 1 किलोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10 हेक्टोमीटर। कितना होता है? 10 हेक्टोमीटर होता है 1 किलोमीटर बराबर। 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है? 10 मीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10 डेसीमीटर होता है। और 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुपात 1:x किस प्रकार के पैमाने का उदाहरण है? तो अनुपात 1:x जो है ये लघुकर पैमाना कहलाता है। क्या कहलाता है? लघुकर पैमाना कहलाता है। इस पैमाने का निरूपक अंश कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ज्ञात होना आवश्यक है। तो किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु हमें क्या, ये सभी पैमाने का निरूपक भिन्न, पैमाने द्वारा दिखाई जाने वाली अधिकतम लंबाई, मापन की इकाइयाँ, ये सभी जो है हमको ज्ञात होना आवश्यक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पैमाने का निरूपक भिन्न 30:1 है तो पैमाना क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों वृद्धि कारक पैमाना, मतलब विस्तारक पैमाना होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पैमाना बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है? तो बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना जो कहलाता है ये कहलाता है लघुकारक पैमाना। ठीक है, लघुकारक पैमाना जो है ये बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। BIS के द्वारा मुख्यतः आकार के आधार पर कितने प्रकार के पैमाने हैं? तो दोस्तों BIS के द्वारा आकार के आधार पर कितने पैमाने हैं? 3 पैमाने हैं। कौन कौन से हैं? एक है पूर्ण आकार पैमाना, दूसरा है लघुकरण पैमाना और तीसरा है विस्तारक पैमाना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो ये हम क्या कहते हैं? इसे पूर्ण आकार पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आकार पैमाना। निरूपक भिन्न क्या होता है? 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घड़ी के पुर्जे की ड्राइंग बनाने हेतु कौन से पैमाने प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों घड़ी की पुर्जों की ड्राइंग बनाने हेतु हम लोग लघुकारक पैमाने का उपयोग करते हैं। किसका? लघुकारक, सॉरी दोस्तों लघुकारक नहीं होगा, वृद्धि कारक पैमाने का उपयोग करते हैं। किसका? वृद्धि कारक पैमाने का उपयोग करते हैं। घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने हेतु विस्तारक पैमाने का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि घड़ी के पुर्जे जो होते हैं छोटे होते हैं, उसे बड़ा दिखाना है, इसलिए हम लोग वृद्धि कारक पैमाने का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निरूपक भिन्न में 20 सेंटीमीटर की दूरी को 1000 मीटर को प्रदर्शित करती है, तब RF क्या होगा? तो निरूपक भिन्न में 20 सेंटीमीटर की दूरी 1000 मीटर को प्रदर्शित करती है तो RA क्या होगा? 1:5000। कितना होगा? 1:5000 होगा। निम्न में से निरूपक भिन्न का क्या नहीं होता है? तो दोस्तों निरूपक भिन्न का क्या नहीं होता है? इकाई नहीं होती है। क्या नहीं होती है? निरूपक भिन्न का कोई भी इकाई नहीं होता है। निरूपक भिन्न का कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है, किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? हम लोग निरूपक भिन्न बोलते हैं। इसी को आधार मानकर पैमाने की रचना की जाती है। ड्राइंग पर वस्तु का अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण आकार पैमानों का RF कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 1:1। कितना होता है? 1:1 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैमाने का निरूपक भिन्न निम्न में से किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो पैमाने का निरूपक भिन्न जो है ये किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक माप के द्वारा जो है पैमाने का निरूपक भिन्न ज्ञात किया जाता है। सभी साइज की ड्राइंग शीट ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों ग्रिड संदर्भ। क्या कहलाती है? ग्रिड संदर्भ कहलाती है। ठीक है, सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन
ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है? ग्रिड संदर्भ कहलाती है। ड्राइंग शीट के नीचे दाएं कोने पर टाइटल ब्लॉक या शीर्षक ब्लॉक बनाया जाता है। यह ड्राइंग का आवश्यक अंग होता है। टाइटल ब्लॉक का परिमाण कितना होता है? 185 mm इंटू 65 mm होता है। ठीक है। जब ब्लूप्रिंट को मोड़कर फाइल में लगाते हैं तो टाइटल ब्लॉक ऊपर रहता है ताकि ड्राइंग का नाम और नंबर देखकर उसे आसानी से निकाला जा सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है? तो एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र जो है ये बॉर्डर लाइन के द्वारा, किसके द्वारा? बॉर्डर लाइन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड जो होता है कैसा होता है? ये समायोजनी होता है, मतलब एडजस्टेबल होता है। सामान्य बोर्ड को 20 डिग्री पर सेट किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड का सतह पूर्णतः समतल होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है। तो दोस्तों मार्जिन लाइन का प्रिंट जो होता है ये होता है परिष्कृत साइज। क्या होता है? परिष्कृत साइज होता है ड्राइंग बोर्ड शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट। ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो ये गलत दिया, यहाँ पे होता है √2:1। क्या होता है? √2:1 होता है ड्राइंग शीट के लंबाई व चौड़ाई का अनुपात। ठीक है। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सी आरएफ घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है? तो घटता पैमाना किसको दर्शाता है? 1:20 वाला जो है घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है। बढ़ता पैमाना रेखा चित्र किसको दर्शाता है? वृद्धिकारक पैमाना 50:1। और ये 1:1 क्या है? ये पूर्ण पैमाना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज़ का प्रयोग किया जाता है? तो तकनीकी ड्राइंग्स के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कार्टिज पेपर और ट्रेसिंग पेपर, दोनों का। किसका? दोनों का उपयोग करते हैं तकनीकी ड्राइंग्स के लिए। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुक्त हस्त चित्रण का क्या महत्व व लाभ है? तो मुक्त हस्त चित्रण का लाभ क्या है दोस्तों? यह अत्यंत शीघ्रता से उपकरण की डिजाइन तथा आकार की व्याख्या करता है। मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को मापों के बारे में उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है। यह विचारों के सृजन में बहुत उपयोगी होता है। ये सभी जो है मुक्त हस्त चित्रण के महत्व व लाभ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राफ्टमैन अपने विचारों को कार्यकर तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों को अपनाता है? तो ये मौखिक रूप से, लिखित रूप से, चिन्ह या संकेत रूप से, सभी रूप से एक इंजीनियर जो है अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए माध्यम को अपनाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है? तो मद सूची जो है दोस्तों ये मद विवरण, मात्रा एवं पदार्थ की सूचना देती है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की मद सूची में मद, विवरण, मात्रा तथा पदार्थ की सूची देती है। ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण पर शीट सेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड जो क्या होता है? एडजस्टेबल होता है। ड्राइंग बोर्ड की सतह समतल होती है। ड्राइंग बोर्ड पर सरकने वाले उपकरण को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिविधि के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है? तो गतिविधि के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये अभिलेख के रूप में उत्पत्ति करता है। किस रूप में? अभिलेख के रूप में उत्पत्ति करता है। तो गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग अभिलेख रूप से उत्पत्ति करता है। अभियांत्रिक आरेखन मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्वत्र प्रचलित है, अतः इस कारण इस आरेखन को सार्वत्रिक भाषा कहते हैं। डस्टर का प्रयोग ड्राइंग पेपर से धूल कण के रबर, मैल इत्यादि आदि को साफ करने के लिए किया जाता है। पेंसिल का नोक निकालने के लिए कभी भी रेजर ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? तो दोस्तों साफ सुथरी ड्राइंग, पेंसिल की स्याही की प्रकृति, ये दोनों ही प्रकार को ध्यान में रखकर गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 1:√2। कितना होता है? 1:√2 होता है ड्राइंग के दो समीपस्थ पार्श्वों का अनुपात। ड्राइंग शीट को स्थिर रखने के लिए ड्राइंग बोर्ड के ऊपरी सिरे पर ड्राइंग पिन या सेलो टेप लगाई जाती है। विमांकन के लिए प्रयुक्त पेंसिल कौन सी है? एज ग्रेड की उपयोग किया जाता है। किसके लिए? विमांकन के लिए। T² से 36 रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है। स्केल 1:2 का मतलब हाफ फुल साइज होता है। क्या होता है? हाफ फुल साइज होता है। सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो किसी भी कोण को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रोटेक्टर का। यह वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार दोनों में उपलब्ध होता है। यह पारदर्शक मटेरियल का बना होता है। इसके पूरे परिधि पर कोण माप दर्शाया होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लाइनोमीटर खालिस्तान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो क्लाइनोमीटर का उपयोग हम किस लिए करते हैं दोस्तों? तो कोणीय मापन के लिए हम लोग क्लाइनोमीटर का उपयोग करते हैं। क्लाइनोमीटर कोणीय मापन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यह एक मापन यंत्र है जिसमें स्पिरिट लेवल की सहायता से कोण मापे जाते हैं। क्लाइनोमीटर का उपयोग दोस्तों कोण मापने के अतिरिक्त कोणीय सतहों, बड़े कर्तन औजारों तथा मिलिंग कटर इंसर्ट के राहत कोण को मापने के लिए भी करते हैं। अन्य कोण मापन यंत्र कौन कौन से हैं? ये है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, स्पिरिट लेवल, साइन बार,
कोण प्रमापी, विभाजक शीर्षक, ये क्या है, अन्य कोण मापक यंत्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग खालिस्तान के लिए होता है। तो नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग हम करते हैं दोस्तों आनति पर समांतर रेखा के आरेखन के लिए। किसके लिए? आनति पर समांतर रेखा के आरेखन के लिए हम लोग नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग करते हैं। नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग समांतर, लंबवत तथा तिर्यक रेखाएं खींचने में होता है। नमन लेखी सामान्यतः टी स्क्वायर का विकसित रूप है। इसे सेक्शन रेखा या समायोज्य सेट स्क्वायर भी कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड B2 का माप कितना होता है? 700 × 500 × 15 mm होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता है? तो दोस्तों रंगीन ड्राइंग की सीमितता क्या होती है? ये होती है रेखाओं में, यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है रंगीन ड्राइंग शीट। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।